हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इससे पहले तक हमने देखा था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना जो कि ग्लाइकोलाइसिस है। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो पायरुविक एसिड बनता है वो अगर एनारोबिक कंडीशन उसे मिलती है, यानी कि ऑक्सीजन के डेप्रिवेशन में, वो या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है या तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि उसके पास में कौन सा एंजाइम्स प्रेजेंट है, ऑल्सो कि किस ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। अब हम आगे देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। For aerobic respiration to takes place in the mitochondria, the final product of glycolysis, that is the pyruvate, is transported from the cytoplasm to the mitochondria. The crucial event in aerobic respiration are, हमने देखा कि जो पायरुविक एसिड हमारा बना था ग्लाइकोलाइसिस में, अब वो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर हो रहा है तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना होगा उस प्रोसेस के लिए। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में दो क्रूशियल स्टेप होते हैं। पहला, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम लीविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है स्टेप वाइज प्रोसेस के थ्रू। स्टेप वाइज प्रोसेस में जो हाइड्रोजन एटम है वो रिमूव कर दिया जाएगा और लास्ट में 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें कार्बन डाइऑक्साइड के। द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विथ साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी। जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास ऑन होंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, और वही ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ में और हमारे एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। What is interesting to note is that the first process takes place in the matrix of the mitochondria. जो फर्स्ट प्रोसेस जो हमने देखा जिसमें स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है वो होता है मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के, जिसे हम क्रैप साइकिल भी बोलते हैं। while the second process is located on the inner membrane of the mitochondria. यहाँ जो हमने सेकेंड प्रोसेस की बात की जहाँ पे जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रैवल करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में। तो जो ये प्रोसेस होता है ये होता है हमारे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दीज टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रैप साइकिल जो हमारा होता है वो होता है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, बल्कि हमारा जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है वो होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। The pyruvate, which is formed by the glycolytic catabolism of the carbohydrate in the cytosol, after it enters the mitochondrial matrix, undergo oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना बाय अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय पायरुविक dehydrogenase. The reaction catalyzed by pyruvate dehydrogenase require the participation of several enzymes including NAD+ and coenzyme A. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पायरुविक एसिड था हमारा वो कोएंजाइम और NAD+ जो कि हमारे यहाँ पे कोएंजाइम का काम कर रहे हैं, इनके प्रेजेंस में ऑल्सो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में मैग्नीशियम आयन भी रिक्वायर्ड होता है इस प्रोसेस के लिए, और हमें मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NADH प्लस H+. During this process,
2 molecule of NADH are produced from the metabolism of 2 molecule of pyruvic acid produced from 1 glucose molecule during glycolysis। यहाँ हमने क्या देखा कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के दौरान जो पायरुविक एसिड हमारा बना था, अब उसको एंटर करना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो उसको एंटर करवाने के लिए हमारे कुछ एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं, जैसे कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज प्लस NAD प्लस कोएंजाइम ए, और मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और हमें मिलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम प्लस CO2 प्लस NADH प्लस H+। NADH हमें पता है एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है जो कि स्टोर्ड एनर्जी की तरह काम करता है। द एसिटाइल कोएंजाइम देन एंटर द साइक्लिक पाथवे tricarboxylic acid cycle, more commonly called the Krebs cycle after the scientist name, that is the Hans Krebs, who first elucidated it। तो हमें पता है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम जो हमारा बना वो एंटर करता है क्रैब साइकिल के अंदर। तो यहाँ हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि पता होनी चाहिए कि जो क्रैब साइकिल होती है उसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे बोलते हैं हम TCA साइकिल। इन शॉर्ट इसको बोलते हैं इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ऑल्सो नोन एज क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया था उनका नाम था हैंस क्रैब्स। तो इसलिए क्रैब साइकिल को इसलिए TCA साइकिल को क्रैब साइकिल भी बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रैब साइकिल, ऑल्सो नोन एज TCA साइकिल। TCA cycle start with the condensation of acetyl group with oxaloacetic acid and water to yield the citric acid. The reaction is catalyzed by the enzyme, that is the citrate synthase, and the molecule of coenzyme is released. तो ये फर्स्ट स्टेप में क्या बता रहे हैं, हमने अभी तक देखा था कि पायरुवेट हमारा जो कि साइटोजोल में था वो कन्वर्ट हो गया है एसिटाइल कोएंजाइम में, और यहाँ पे हमें मिला था NADH प्लस CO2। अब क्या होता है, ऑक्जेलो एसीटेट, हमें पता है कि पायरुवेट जो था हमारा वो 3 कार्बन कंपाउंड था, और इस मॉलिक्यूल के इस कन्वर्जन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था, इसलिए जो एसिटाइल कोएंजाइम हमें मिला वो है 2 कार्बन कंपाउंड। अब ऑक्जेलो एसीटेट जो हमारा प्रेजेंट होता है वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसीटेट भी बोलते हैं इसे, जब वो एसिटाइल कोएंजाइम के साथ में कंडेंस होता है तो हमें मिलता है सिट्रिक एसिड। जो ये सिट्रिक एसिड होता है ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है। जो सिट्रिक एसिड है हमारा, इस एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्जेलो एसीटेट जब कंडेंस होते हैं तो जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है सिट्रेट के सिंथेसिस के लिए उसे हम बोलते हैं सिट्रेट सिंथेज। देन जो सिट्रिक एसिड होता है वो कन्वर्ट होता है अल्फ़ा कीटोग्लूट्रिक एसिड में। इसके बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स भी इन्वॉल्व होते हैं जिस डिटेल में हम अभी जा नहीं रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सिट्रिक एसिड है वो हमें अल्फ़ा ग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस के दौरान एक NADH का प्रोडक्शन होता है प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी रिलीज़ होता है। तो हमें पता है अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ है तो जो मॉलिक्यूल मिलेगा उसमें एक कार्बन कम होगा, इसलिए जो अल्फ़ा कीटोग्लूट्रिक एसिड है वो 5 कार्बन कंपाउंड है। अब फर्दर ये इस रिएक्शन आगे बढ़ती है जहाँ पे हमें एक और NADH मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, और ये डिफरेंट स्टेप्स के दौरान हो रहा है कि एक स्टेप के अंदर तो डीकार्बोक्सिलेशन प्लस NADH मिलता है हमें, ऑल्सो इन द नेक्स्ट स्टेप हमें GTP रिलीज़ होता है।
इस प्रोसेस को हम, इस वाले स्टेप को जहाँ पे जीटीपी रिलीज़ होता है, इस स्टेप को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सबस्ट्रेट है हमारा वही फॉस्फोराइलेट करके जीटीपी का प्रोडक्शन कर रहा है, इसलिए इस स्टेप को बोला जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब हमें यहाँ पे मिलता है सक्सिनिक एसिड, क्योंकि हमें पता है 5 कार्बन कंपाउंड था अल्फ़ा कीटोग्लूट्रिक एसिड, उसके बाद में हमें एक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मिली थी, और उस रिएक्शन की वजह से अब हमें जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल मिल रहा है वो है 4 कार्बन कंपाउंड। अब ये 4 कार्बन कंपाउंड जो मिला हमें, वो एफ ए डी को कन्वर्ट करेगा, को रिड्यूस करेगा FADH2 में। FADH2 भी एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान हमें एटीपी प्रोडक्शन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब सक्सिनिक एसिड आगे फर्दर स्टेप में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि सक्सिनेट एंड फ्यूमरेट, देन मेलेट। ये स्टेप्स इतने डिटेल में यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ देखेंगे कि एट लास्ट हमें मिलता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। इस प्रोसेस के दौरान भी हमें एक NADH का प्रोडक्शन मिलता है। तो अगर हम ओवरऑल क्रैब साइकिल की बात करें, तो क्रैब साइकिल में हमें NADH कहाँ कहाँ पे मिला है? NADH हमें मिला है पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होने पे, सिट्रिक एसिड टू अल्फा कीटोग्लूट्रिक, एंड एक इंटरमीडिएट स्टेप में यहाँ पर, एंड देन मैलिक एसिड टू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यानी कि हमें 4 स्टेप्स पे NADH मिला है। इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि जब पाइरुविक एसिड हमारा कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट नहीं बोलेंगे हम, ये साइक्लिक प्रोसेस है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो हमारा पाइरुविक एसिड जब हम ले रहे हैं, यहाँ जब पाइरुविक एसिड क्रैब साइकिल के दौरान जब चलता है, तो यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं 1, 2 एंड 3, यानी कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं, प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ NADH मिल रहे हैं, एक FADH मॉलिक्यूल मिल रहा है, एक ATP। जो हमने GTP यहाँ देखा था, GTP जो यहाँ पे प्रोडक्शन हमने देखा था, ये GTP ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो GTP है, यही हमारा ATP में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ATP मेंशन किया गया है। जब एक पाइरुविक एसिड क्रैब साइकिल के अंदर एंटर करता है, तो हमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड, 4 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, एक मॉलिक्यूल NADH2 एंड एक मॉलिक्यूल ATP का मिलता है। अब हमें पता है जो हमारी पाइरुविक एसिड जो हमें मिलते हैं, 2 मिलते हैं ग्लाइकोलाइसिस से, यानी कि उसके मुताबिक जो क्रैब साइकिल है वो 2 बार रन होती है। तो अगर 2 बार रन होगी तो हमें कितना नेट मिलेगा? 8 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे हमें NADH के, देन 2 मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे FADH2 के, देन 2 मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे ATP या फिर हम बोल सकते हैं GTP के। तो ये है हमारा नेट गेन आफ्टर ग्लाइकोल इन, और वी कैन से इन क्रैब साइकिल। Net gain during Krebs cycle. Okay, Krebs cycle plus conversion of pyruvate to acetyl coenzyme. Okay, I hope you have understood this concept. If you have any query, you can ask that in the comment box. Thank you. In the next video, we will cover electron transport chain and oxidative phosphorylation process in detail from the NCERT textbook.
थैंक यू सो मच।